हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन तैयार करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण फिजिक्स की इम्पोर्टेंट डेरिवेशन तैयार करने वाले हैं, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछी गई हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम सबका रिवीजन करने वाले हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है तो बिल्कुल शानदार तरीके से होगी। एक एक डेरिवेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है और आप पेपर में भी इसको अच्छे से कर पाओगे। बस अंत तक बने रहना है। पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, हम पहले इसको दो पार्ट में करेंगे। आज की इस पार्ट में हम चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 8 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसको करेंगे हम। फिर अगली वीडियो में हम जो प्रकाश वाले चैप्टर से लगाकर जितनी भी बनेगी लास्ट तक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। तो आज जितनी भी बनती हैं उन सबको हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, फिर अगली वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्या है, पहली डेरिवेशन है हमारी, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखो ये प्रश्न बन जाता है, 5 अंक में पूछ ली जाती है डेरिवेशन, 5 अंक की बनती है। जो भी डेरिवेशन आएगी वो 5 अंक की पूछ ली जाएगी। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी हम तैयार करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो देखिए क्या है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले हम मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। भाषा देखो आपको लिखना है, पहले से लिखी होगी, बस हम रिवीजन कर रहे हैं, समझना है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है, तथा इसके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, 12 है। ठीक है, इनके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बस इतना लिखना होता है बस। ठीक है, फिर देखते हैं दूरियां। तो हम देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखेंगे E1 क्या होगी, E1 मान लेंगे। तो जिसकी दूरी कितनी होगी, तो आप एक बात समझिए, जैसे यहाँ पर देखोगे आप कि जो टोटल देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे आप। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बिंदु ए से ओ तक की दूरी कितनी है, तो L है। ठीक है कि नहीं। और यहाँ से ओ से प्लस क्यू यानी बिंदु बी तक की दूरी कितनी है, L है। तभी तो कितनी दूरी हुई, टोटल 12 दूरी हुई। तो अगर हम मान लें टोटल दूरी क्या है, बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी, टोटल दूरी क्या है, R है। अब R है, उसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है। तो इस टोटल दूरी में से अगर हम एक L दूरी को माइनस कर दें तो बचेगी दूरी वो कहाँ से कहाँ तक की होगी, B से P तक की दूरी होगी, बिंदु B से P तक की दूरी होगी नहीं। तो हम क्या करें, इस R दूरी में से L दूरी को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगी, R माइनस के L, यानी क्या हो जाएगी कि प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस के L हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी, तो देखेंगे आप कि माइनस क्यू यानी बिंदु A से O तक की दूरी कितनी है, L, और O से P तक की दूरी कितनी है, R। तो जब ये दोनों जुड़ेंगी तभी तो माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी बनेगी। तो होगी R प्लस के L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R। और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2, कि उसकी सामने की ओर, आगे की ओर बढ़ेगी। तो ये जाएगी E2, क्या हो जाएगी, E2। इस प्रकार ध्यान रखना है, ये हो जाएगी जो हमारा डायग्राम बन जाएगा इस तरफ। तो अब हम समझते हैं, इसके निर्धारण की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखें किसकी तरफ से, तो बिंदु आवेशीकरण, क्या लिखें, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता से। तो बिंदु आवेशीकरण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ा हमने, सूत्र, एक सूत्र पढ़ा हमने कि बिंदु आवेशीकरण की तीव्रता के E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या पढ़ा हमने, Q/R² पढ़ा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी के कारण हम इसकी तीव्रता का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम माइनस प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता। तो P बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी,
तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर तीव्रता क्या है, E1 है। तो क्या है, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे दूरी क्या हो जाएगी, आर क्या हो जाएगी, आर माइनस एल, क्या हो जाएगी, आर माइनस के एल का स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। इसी प्रकार देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर तीव्रता लिख देंगे ऐसे। तो क्या हो जाएगी आपकी, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। दूरी क्या है, आर प्लस एल है इसके लिए, तो आर प्लस एल लिख देंगे। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। फिर क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, P बराबर क्या हो जाएगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो क्या होगी, ई कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, E, तो E1 प्लस E2 यानी परिणामी तीव्रता इन दोनों को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगी, E बराबर E1। अब एक चीज़ देखिए कि ये दोनों क्या है, एक यहाँ पर E1 इस तरफ की ओर आ रहा है, E2 इस तरफ की ओर जा रहा है, तो यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो क्या होगी, जब विपरीत दिशा में होती है तो क्या हो जाएगी, E1 माइनस क्या हो जाएगी, E2 यानी घट जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, तो हम मान रख देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस के एल हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इसके पास भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इसके पास है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से Q निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो आर माइनस के एल का स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल जाएगा, बचेगा आर प्लस एल का स्क्वायर बचेगा कि नहीं। अब हम क्या करें, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ क्या करें, यहाँ से कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है। तो जब हम भाग देंगे आर माइनस एल स्क्वायर से इन दोनों में, तो आर माइनस एल स्क्वायर से आर माइनस एल स्क्वायर कट जाएंगे, क्या बचेगा, आर प्लस एल का स्क्वायर, माइनस आर प्लस एल स्क्वायर से आर प्लस एल स्क्वायर कट जाएंगे, क्या बचेगा, आर माइनस एल का स्क्वायर बचेगा, ठीक है जी, बच जाएंगे। तब हम क्या करते हैं, सूत्र खोलते हैं, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तब हम सूत्र खोलेंगे, आपको पता होगा कि एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर खुलते हैं। तो यहाँ पर पहला देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस लगा है तो माइनस, अब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर देखिए आप कि ये दोनों क्या लिखे, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, यानी इसको अपन ऐसे पढ़ते हैं a प्लस बी और a माइनस के b, ये दोनों ऐसे हैं। अगर इन दोनों को हम कैसे में लिखते हैं, ऐसे में लिखते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस का है यहाँ पर माइनस का कट जाएंगे, एल स्क्वायर प्लस का है यहाँ पर माइनस का कट जाएंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस। अब क्या होगा, प्लस टू आर एल प्लस का है यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2RL कितनी 4RL, तो 4RL बटे में क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर बच जाएगा। क्योंकि अगर हम एक बात समझ लें यहाँ पर कि अगर हम मान लें कि आर स्क्वायर का मान बड़ा है एल स्क्वायर की अपेक्षा, यानी एल का मान नगण्य मान लेते हैं, तो यहाँ पर एल के मान को हम गायब कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, E बराबर 4 पाई एफ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 4RL बटे यहाँ पर क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा आर स्क्वायर, और सब इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर, तो आर की घात कितनी बचेगी 4, यानी आर के ऊपर कितनी घात 4 बच जाएंगी। तो हम इसको अब सही से लिखें, हम E बराबर क्या बचेगी 1/4 पाई यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL बटे आर की घात 4। तो एक आर से हम क्या करेंगे, आर काट देंगे, इस घात से एक घात चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा E बराबर, अब देखिए Q को अपनी जगह पे पहुँचा दे, जहाँ से लिया है वहीं से पहुँचा दे अपनी जगह पे, तो 1/4 पाई इंटू क्या हो जाएगा 4QL, यहाँ पर क्या बचेगी आर की घात 3,
तो हम क्या करें, यू 1/, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 2L बचेगा, और यहाँ पर r की पावर 3। चूँकि हमने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि P बराबर क्या होता है 2QL, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, तो हम लिख देंगे 2P, इसकी जगह क्या लिख देंगे, इनकी जगह क्या लिख देंगे हम P लिखेंगे, तो 2P/RQ हो जाएगा, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/RQ। ये हो जाता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब चलिए समझते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो आइए अब हम समझते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम सभी डेरिवेशन जो हैं सबको हम एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं कि एक बार आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो हम इसको भी हम करेंगे, ये भी प्रश्न में पूछ ली यानी पेपर में पूछ ली जाती है। तो आइए समझते हैं निरक्षीय रेखा क्या होती है। तो मान लीजिए, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है AB है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसके बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश है। इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। मध्य बिंदु क्या है, O है। अब इससे अगर हम क्या करें, एक लंब अर्धक, क्या करें, लंब अर्धक एक रेखा डालें, एक लंब अर्धक R दूरी पर एक बिंदु P हो, यानी P और O रेखा क्या होगी, लंब अर्धक रेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं, निरक्षीय रेखा बोलते हैं। तो इससे R दूरी पर एक बिंदु P हो, लंब अर्धक बिंदु O से लंब अर्धक R दूरी पर एक बिंदु P हो, जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अगर हम इन दोनों रेखा को यहाँ से मिला दें तो इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 2L दूरी हो जाएगी। यानी यहाँ से बिंदु O से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ऐसे समझते हैं, अलग समझे। तो यहाँ 2L का मतलब क्या होगा, बिंदु A से O तक की दूरी कितनी, L। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी भी, ये भी क्या हो जाएगी, L। यानी टोटल दूरी कितनी, 2L दूरी हो जाएगी। ठीक है, 2L दूरी पर स्थित है। भाषा आपको लिख लेनी है, हम केवल समझ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आपको क्या करना है कि हमने पढ़ा है कि इसमें -Q आवेश, अगर हम क्या करें, इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाएं। ठीक है, तो और इसको पीछे की ओर, तो यहाँ पर रेखा होगी, यानी इसे बोलेंगे हम E2, और यहाँ पर क्या होगी, E1 होगी। और यहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों cos थीटा आप समझ सकते हैं, हम समझाते हैं। देखिए cos थीटा, अब देखिए मान लीजिए कि अगर हम एक सीधी रेखा खींचते तो ये क्या होती है, लंबवत रेखा, और लंबवत रेखा क्या हो जाएगी, यहाँ पर शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर एक दूसरे मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, इस समय पर जाके क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। लेकिन एक ऐसी है समांतर रेखा है, समांतर रेखा के लिए क्या हो जाएगा, cos थीटा का मान लिखेंगे, और एक समय पर आकर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो हम लिख देंगे कि P बिंदु पर परिणामी तीव्रता आपको समझना है कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएंगी। अब हमें पता है कि हम पढ़ चुके हैं वही कि फिर वही किससे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, किससे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तीव्रता के सूत्र से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या पढ़ लिया हमने, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², यानी किसके, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सूत्र से है। तब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर दूरियाँ पता नहीं है, +Q आवेश से P बिंदु तक की दूरी, -Q आवेश से P बिंदु तक की दूरी। तो यहाँ पर आप एक त्रिभुज बना देख रहे होंगे, ऐसे एक त्रिभुज बना है, एक बिंदु P है, ये O है, और ये क्या है, A है। ठीक है कि नहीं। तो हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, ये क्या हो जाता है लंब, ये क्या हो जाता है आधार, और ये क्या हो जाता है कर्ण। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे लंब कितना दिया हुआ है, कितना है R, और आधार कितना दिया हो L, कर्ण नहीं दिया हमें। तो हम देख लेते हैं, कर्ण मान लेते हैं हम A, क्या हो जाएगा PA। लंब कितना है R, तो R का स्क्वायर, आधार कितना है L का स्क्वायर। PA नहीं है तो क्या करेंगे, इन पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल R² प्लस L², यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, √R² प्लस क्या हो जाएगी, L²। तो ये भी देखो सेम है कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगी, R² प्लस L²। ये भी त्रिभुज, इसको भी ले लीजिए तब भी यही बनेगा। ठीक है, तो
इसकी भी दूरी वही निकलनी है, तो दूरियाँ क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना हुआ। तो बस अब देख लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर तीव्रता, तो क्या हो जाएगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इन सब का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो जो हमने पढ़ा है कि जब किसी अंडर रूट का स्क्वायर होता है और पहले से, तो क्या होता है वर्गमूल उसको स्क्वायर रूट को हटा देता है, तो क्या बचेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार देखेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, तो क्या हो जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वही आ जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या हो जाएगी E बराबर क्या पढ़ा हमने, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए, अब मान देखिए, यहाँ पर देखिए कि दोनों के मान बिल्कुल सेम दिख रहे हैं आपके लिए, दिख रहे हैं कि नहीं, यानी क्या पढ़ा हमने कि E1 बराबर है E2 के, दोनों कैसे हैं बराबर हैं, तो ये मान भी कोई एक बराबर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम E1 मान लेते हैं, E1 की जगह E2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों मान बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे, तो E1 के बराबर E2 हो जाएगा, तो उसका मान भी वही हो जाएगा, तो E1 बराबर E1, तो यानी कितनी 2E1 cos थीटा, यानी हमारा ए सूत्र बन जाएगा। अब हम मान रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम सही से लिख दें तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 2 को हम यहाँ पर Q के पास लिख दें, 2Q बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा कॉस थीटा, चूँकि हमने पढ़ा है कि कॉस थीटा लाल बटे का पढ़ा है आपने के ए, तो साइन होता है और यहाँ पर होता है कॉस, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो हम कॉस की जगह हम लिखेंगे 2Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा L है, कर्ण क्या है ए अंडर रूट, तो क्या लिखेंगे L बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा नहीं, क्योंकि हम मान लें कि आर स्क्वायर का मान बड़ा है एल स्क्वायर से, तब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q, एल को इसके पास लिख दो तो TQL, यहाँ पर क्या है अंडर रूट आर है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आर के, तो एल तो हट जाएंगे, एल तो जाएगा, एल तो गायब हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का रूट, आर स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा आर हो जाएगा वर्गमूल, तो यहाँ पर पहले एक और आर स्क्वायर है, एक आर आ जाए तो आर की घात कितनी हो जाएंगी 3, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, फिर हमने पढ़ा है एक और चीज़ कि 2QL बराबर क्या पढ़ा है हमने P, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL की जगह क्या लिखेंगे हम P बटे RQ, यानी ये हो जाएगा हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो आइए हम अब एक और डेरिवेशन देख लेते हैं। तो देखिए डेरिवेशन नंबर 3 है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ये जरूर पूछ ली जाती है पेपरों में। तो क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल एवं आघूर्ण का व्यंजक निकालने के लिए तो 100% ये बनती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आइए इसको हम समझते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल सरल भाषा में। तो क्या लिखिए वैद्युत, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो एक वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए, माना कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है एक वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र क्या है ई है, इसमें क्या रखा
वैद्युत क्षेत्र में रखी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख देते हैं। ये क्या रखा, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। ठीक है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण, क्या मान लेते हैं यहाँ से कैसे भी थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसका बिंदु एक ए है, एक बिंदु बी है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, ध्यान रखना है। और एक दूसरे से इनका मध्य बिंदु ओ है और इसकी दूरी अल्पतम दूरी कितनी है 2l है। कितनी होती है 2l है। ठीक है, ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव, होता है कि नहीं। तो क्या लिखें, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, और इन दोनों पर एक बल कार्य करता है, जो क्या करता है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों पर आवेश यानी क्या होगा, प्लस क्यू आवेश पर बल क्या हो जाएगा, तो आपने पढ़ा होगा क्या हो जाएगा Q इंटू ई हो जाएगा, और इस पर इसके विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, वो भी क्या होगा Q इंटू ई माइनस क्यू इंटू ई, विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो ये हो जाएंगे, क्यों कैसे होते हैं हमने पढ़ा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ई बराबर एफ बटे क्या पढ़ा हमने Q, और हम कैसे गुणा करें एफ बराबर, तो क्या हुआ Q इंटू ई हो जाएगा कि नहीं। तो इन पर बल क्या लगते हैं Q E, इन पर बल लगता है जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। तो इनको क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। और जिसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी जिसे हम लंबवत दूरी कह लेते हैं, वो कितनी है 2l साइन थीटा है। वो क्या है, लंबवत दिशा में खड़ा है, और लंबवत दिशा की इसकी दूरी कितनी है 2l साइन थीटा है। ठीक है, तब देखते हैं कि जो टॉ बराबर क्या होता है जो बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाता है, बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाता है, बल गुणे लंबवत दूरी क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। इसकी दूरी को विस्थापित करेगा और बल लगाकर, तो क्या होगा, बल क्या है हमारा F है, लंबवत दूरी कितनी है 2l साइन थीटा है, क्योंकि बल कितना है हमारा, बल कितना है क्या है F बराबर क्या है, F बराबर क्या पढ़ा हमने QE, तो क्या रखें हम QE इंटू क्या होगा 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर इसको हम लिखें E इंटू यहाँ पर क्या लिखें 2Q को इनके पास रख दें 2QL साइन थीटा हो जाएगा, यानी E बराबर क्या हो जाएगा, E गुणे क्या हो जाएगा, E गुणे 2l साइन थीटा, यानी P बराबर क्या पढ़ा हमने 2QL क्या पढ़ा 2QL, P बराबर क्या होता है 2QL, तो क्या लेंगे P साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी बल आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं टॉ से। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, टॉ बराबर इसे हम PE ऐसे लिख सकते हैं PE साइन थीटा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक हो जाएगा। हमने भाषा नहीं लिखी, हमने पहले बता चुके भाषा आपको लिखना है, हम केवल समझाएंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि जब भी आपको लंबवत दूरी दी हो तो थीटा का मान कितना होगा 90 अंश, जिसमें जो अधिकतम दूरी होगी, और अगर हम समांतर दूरी होगी समांतर रखा होगा तो थीटा का मान क्या रखोगे अब 0 अंश होगा। ठीक है, तो ये आपको जब सवाल जो इसका न्यूमेरिकल करोगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे आप इसका सूत्र निकाल सकते हो। तो आइए हम अगली डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना है। चलिए, तो अब देखते हैं डेरिवेशन नंबर 4, यानी एक नियम है जिसका निर्धारण करने के लिए आ जाता है, जो कि है गॉस प्रमेय, यानी गॉस नियम का निर्धारण करने के लिए भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसका निर्धारण भी आज हम करने वाले हैं। तो देखिए गॉस नियम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय कहते हैं। यानी E बराबर Q/ε0 का हमें निर्धारण करना होता है। तो आइए इसको हम करते हैं। तो वही चीज़ हम समझते हैं कि माना कोई एक प्लस Q आवेश एक बिंदु O पर स्थित है। किसी बिंदु O पर स्थित है, क्या है, बिंदु O पर स्थित है। इसके चारों ओर एक हम क्या करते हैं,
एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक गोलीय काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है जिस पर अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, जिसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, D वेक्टर इंटू जिस पर E वेक्टर है, जिस पर हमें कि अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, E वेक्टर इंटू DA वेक्टर है। और इस गोले के केंद्र पर, ठीक है, कि जो अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित किया जाता है जिसे घन कोण कहते हैं, उसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखते हैं, डी ओमेगा से। क्या लिखेंगे कि माना कोई एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इसके बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इंटू क्षेत्रफल क्या है, DA वेक्टर, यानी अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, DA वेक्टर है, जो गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित करता है जिसे हम घन कोण कहते हैं, जिसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्या घन कोण है। इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है। बस इतनी बात हमें ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि इस अल्पांश क्षेत्रफल से क्या करेंगे, इस अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी गोलीय पृष्ठ के क्या लोगे, गोलीय पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई। डी फाई बराबर क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ई डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हमने जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। तब हम लिखेंगे कि डी फाई ई बराबर ई की जगह क्या लिखेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू को हम यहाँ पर लिख दें, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा कि क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा। क्या होता है, डी ओमेगा। ठीक है, पता है कि डी क्षेत्रफल द्वारा आर दूरी पर एक कोण का आंतरित किया गया है जिसे हम घन कोण कहते हैं, वो किसके बराबर होता है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो घन कोण का सूत्र क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, डी ओमेगा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी ओमेगा। इसे हम समीकरण 2 मान सकते हैं, वैसे मान लेते हैं, इतना हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, यानी गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे हम, गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई हो जाएगा। क्योंकि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन डी फाई ई का मान क्या पड़ा हमें समीकरण 2 से कि क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। चूँकि हम देखेंगे कि फाई ई बराबर किसका, क्यू बटे 4 पाई का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का समाकलन नहीं होगा, समाकलन किसका हो जाएगा, डी ओमेगा। समाकलन डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। क्या होता है, डी ओमेगा बराबर जानते हैं क्या होता है, 4 पाई। तो फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बचेगा। और यही क्या हो जाएगी इति सिद्धम, यानी ये क्या हो जाएगी, गॉस की प्रमेय हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसका निर्धारण कर सकते हो। तो आइए हम अब कुछ गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग समझ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग हैं, अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए। तो हम देख लेते हैं अगली डेरिवेशन, जो कि है अनंत लंबाई की एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हम देखो सभी डेरिवेशन को एक एक करके कर रहे हैं, पूरी डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, जितनी भी हैं डेरिवेशन कंप्लीट करके दूंगा। बस भाई को सपोर्ट कीजिए, गारंटी देता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से इनको कराकर दूंगा सभी डेरिवेशन को। तो देखिए क्या लिखा है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए, माना कोई एक L लंबाई का आवेशित तार है। आवेशित तार क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, L है, जिस पर +Q आवेश समान रूप से वितरित है। माना कोई एक L लंबाई का एक चालक तार है या एक अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर +Q आवेश समान रूप से वितरित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है तथा जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो क्या बनाते हैं, काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, चालक तार की लंबाई क्या हो जाएगी, L है। बस आपको समझना है, बाकी भाषा तो आपकी लिखी हुई है, हमें केवल डेरिवेशन को समझना अच्छे तरीके से। तो हो जाएगा कि नहीं, कि माना एक L लंबाई का चालक तार है जिस पर +Q आवेश वितरित है और इस चालक तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तथा इस पर एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या लेते हैं, dA क्षेत्रफल, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E वेक्टर हो जाएगी नहीं। तो हम देखेंगे कि इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और हमने एक चीज़ जो पढ़ी होगी कि इस बेलनाकार पृष्ठ की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ और पढ़ी होगी पहले कि रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा होगा कि किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। यानी एक चालक तार की लंबाई L है, उस पर +Q आवेश वितरित है, तो उस पर रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, जो लैम्डा हो जाएगा। तो हम देखिए, तो रेखीय आवेश घनत्व से, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा बराबर Q/L हो जाएगा, या हम इसको लिखना चाहें Q/L, या हम लिखना चाहें इसके लिए या करके, तो हम बटे में 1 मानकर कैंची गुणा करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, λL हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। फिर देखते हैं कि इस अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा, अल्पांश बेलन के गॉसियन पृष्ठ के, जैसे गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d∅e बराबर क्या हो जाएगा, E⁴ cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E⁴ cos थीटा हो जाएगा। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E⁴ cos थीटा हो जाएगा। चूँकि तार कैसा है, समांतर दिशा में है, तब हम क्या लिखेंगे कि d∅e बराबर क्या होगा, E⁴, यानी cos हो जाएगा cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो d∅e बराबर क्या होगा, E⁴ हो जाएगा कि नहीं। तो हम देखेंगे कि दोनों में, फिर देखेंगे इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, ∅e क्या हो जाएगा, ∅e बराबर समाकलन d∅e हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ∅e बराबर समाकलन क्या होगा, d∅e की जगह क्या लिखें हम, E⁴, चूँकि क्या होगा, E का समाकलन नहीं होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र का समाकलन नहीं होगा, समाकलन क्या हो जाएगा, dA। तो समाकलन dA क्या होता है, बेलन के बक पृष्ठ, बेलन का क्या होता है, बेलन के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसका मान कितना होता है, 2πrl। तो हम क्या लिखेंगे, ∅e बराबर क्या हो जाएगा, E × 2πrl हो जाएगा। यानी इसको हम समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। इसे हम 2 दे सकते थे, इसको 1 दे दिया था, तो इसको 2, इसको 3 दे देते हैं। अब देखिए हम गॉस की
प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होती है कि नहीं। तो हम क्या करें, इस फाई ई की जगह हमें लिखें, क्या लिखें हम, फाई ई की जगह क्या लिखें हम कि ई इंटू 2πr l बराबर क्या हो जाएगा, इसको फाई ई, ये भी देखो समीकरण 1 कैसे 4 मान लेते हैं, समीकरण 4 और 3 कैसे हैं, बराबर हैं, यानी ए जो दायां पक्ष बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो ई इंटू 2πr l बराबर किसके हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के, तो हमें क्या निकालना है, ई निकालना है, तो इन सबको उस तरफ पहुंचा दें। तो क्या हो जाएगा 1 बटे ऐसे करके दें 1 बटे 2π क्या हो जाएगा 2π, ये एप्सिलॉन नॉट लगा है, एप्सिलॉन नॉट लिख दूँ इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा जो आर एल है वो क्या पर लिख दें, क्या पर लिख दें हम, क्या हो गया आर एल हो जाएगा, क्यू बटे क्या हो जाएगा आर एल। चूँकि हमने पढ़ा है कि 1 बटे 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह हम क्या लिखते हैं लेमडा एल बटे आर एल है, तो एल से एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा ई बराबर 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बटे आर हो जाएगा। यानी यह हो जाएगा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो चलिए हम एक और डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। आइए तो देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। तो डेरिवेशन है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट तीव्रता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, तो आइए इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कोई एक आवेशित अचालक चादर है, ठीक है, इसको हम कोई नाम दे सकते हैं ABCD, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, क्या है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है तथा इसके आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, एक आर पार बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा आर पार बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसका मध्य बिंदु O मान लेते हैं, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, तो इससे भी दूरी पर एक और दूसरा बिंदु P डैश है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इंटू DA वेक्टर है। इस पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इंटू DA वेक्टर है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपको लोग कि माना एक समतल आवेशित अचालक प्लेट क्या है ABCD है, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इस आवेश का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है A है, यानी क्षेत्रफल क्या है A है, और इससे कोई बिंदु O मान लेते हैं चालक के बिंदु, इसके आर पार एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके दोनों पृष्ठ पर एक बिंदु P व P डैश है, जिस पर अल्पांश क्षेत्रफल DA वेक्टर इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। इतना ध्यान रखना है। अब फिर देखेंगे हम कि दोनों पृष्ठों से होकर, यानी दोनों अल्पांश जो पृष्ठ हैं चादर के दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इससे पहले हम जानेंगे एक चीज़ पढ़ा हमने कि कोई चादर है, इस पर वितरित आवेश है, इसका क्षेत्रफल है, तो अपने पढ़ा है पृष्ठ आवेश घनत्व। किसी क्षेत्रफल किसी अचालक चादर के निकट और कोई किसी चादर पर वितरित आवेश को, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। क्या होगा, किसी चादर की पृष्ठ, यानी क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। तो किसी चादर के एकांक क्षेत्रफल, यानी किसी पृष्ठ के या किसी चादर के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बटे ए हो जाता है। ऐसे कह सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए का गुणा हो जाएगा, तो सिग्मा ए हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 दे सकते हैं, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, ठीक है। समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थोड़ी गलती हो सकती है, हो जाएगी, लेकिन भाई समझाऊंगा बेहतर तरीके से, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे कि दोनों चादर की जो बेलनाकार चादर का जो आर पार गॉसियन पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ है, इसके दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा, बेलन के दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, हो जाएगा नहीं,
ई डी ए कॉस थीटा, इससे क्या होगा प्लस ई डी ए कॉस थीटा। चूँकि हम देखें कि थीटा का मान तो कॉस थीटा यानी ये कैसे समांतर दिशा में है, तो कॉस 0 अंश और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए प्लस ई डी ए, यानी टोटल कितने ई डी ए यानी 2 ई डी ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा फाई डी फाई ई बराबर ई डी ए क्या हो जाएगा 2 ई डी ए। अगर हम लिखना चाहें तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई। तो समाकलन डी फाई बराबर क्या होगा, क्या पढ़ा हमने 2 ई ए, तो क्या लिखें हम 2 ई डी ए। तो किसका जो 2 ई का समाकलन नहीं होगा, समाकलन क्या हो जाएगा डी ए, तो समाकलन डी ए बराबर क्या हो जाएगा ए, समाकलन क्या हो जाएगा समाकलन डी ए बराबर क्या होता है ए हो जाता है, यानी ए भी किसका होता है एकांक पृष्ठ के लिए, तो 2 ई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ई ए हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा फाई ई। इसे हम समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। अब क्या करेंगे हम गॉस प्रमेय से, किसकी करेंगे गॉस प्रमेय से, तो क्या करेंगे हम गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय क्या हो जाएगी फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ए भी क्या है फाई बराबर क्यू 2 ई ए है, तो समीकरण 2 और समीकरण इसको 3 मान लेते हैं, क्या है इसके दायां पक्ष बराबर है, तो ए भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो 2 ई ए बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी किससे समीकरण 2 व 3 से। तो क्या हमें ई निकालना है केवल, तो ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, नहीं 2 ए नीचे चले जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट भी है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एक चीज़ और, किससे हम देखेंगे समीकरण 1 से, तो क्या है Q बराबर क्या पढ़ा हमने सिग्मा ए, तो सिग्मा ए बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए, तो ए से ए कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, किसके अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। इस प्रकार इसको हम निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो तैयार करेंगे हम 1 से 8 तक, और फिर इसके बाद हम आगे करेंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।